गुड मॉर्निंग टू ऑल। टॉपिक फॉर टुडे इज़ केमिकल स्पीशीज़। तो अगर हम केमिकल स्पीशीज़ की बात करें तो इसमें आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और रेडिकल्स इंक्लूडेड हैं। तो अब हम डिटेल में इन तमाम स्पीशीज़ को देखते हैं कि ये क्या होती हैं। अगर हम आयंस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। तो ये सिंगल एटम भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हमें नज़र आए, वो हमारे पास आयंस होते हैं। आयंस की फर्दर आगे अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो आयंस दो तरह के होते हैं, जिसमें एक है हमारे पास कैटायन और सेकेंड जो है वो है एनायन। अगर हम कैटायन की बात करें पहले, तो कैटायंस क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर जो एटम्स हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नज़र आए तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास कैटायंस हैं। कैटायंस की अगर हम बात करें तो ये बनते कैसे हैं? बाय दे आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या किसी और को डोनेट कर देगा, उस टाइम पे जो स्पीशीज़ जनरेट होगी वो होगी कैटायन। अब जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा होता है आउटर मोस्ट शेल से, या आप कह सकते हैं वैलेंस शेल जो है वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ होगा उस टाइम पे जो स्पीशीज़ जनरेट होगी उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कैटायन है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, एल्युमिनियम आयन है। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शन के थ्रू कि ये किस तरह से जनरेट होते हैं। अगर सोडियम एटम की बात करें तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस टाइम पे इसके ऊपर चार्ज आता है +1। अगर हम बात करें कैल्शियम की तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो उस टाइम कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से ये थी हमारे पास कैटायन के बारे में कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उनको हम कैटायंस बोलते हैं, और ये हमेशा जनरेट होते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या किसी को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। अब हम एनायंस की बात करते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये हमारे पास एनायंस होंगे। दे आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे इन देयर आउटर मोस्ट शेल तो उस टाइम पे हमारे पास जो स्पीशीज जनरेट होगी वो होगी एनायन की। इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो उसमें हमारे पास आ जाता है क्लोरीन। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, अगर नेगेटिव, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो नेगेटिव स्पीशीज़ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रिएक्शन के थ्रू देखते हैं, क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस टाइम पे इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आया। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो इस तरह से जब कोई भी एटम्स जो हैं वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज़ करते हैं तो उनके ऊपर चार्जेस हमें नज़र आते हैं, और उसी की वजह से अगर पॉजिटिव आयन बने तो उसको हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन हो तो उसको हम एनायन बोलते हैं। स्टेबिलिटी क्या होती है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं,
जो भी एटम्स होते हैं, ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट करने होते हैं एटम्स ने अपने आउटर मोस्ट शेल में। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है तो उस टाइम पे फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, गेन करते हैं या शेयर करते हैं, ताकि वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट कर सकें। अगर हम इसी सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो सोडियम है उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए ये क्या करता है, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी और को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनविजिबल हो जाती है और जो इसकी इनर शेल थी अब वो एज अ आउटर शेल बिहेव करेगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। और जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल जो है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, सोडियम से ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हमें नज़र आता है। तो इस तरह से जो एटम्स होते हैं उन्होंने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज़ करना होता है और कई बार वो शेयर भी करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें, और उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स जो उनके आउटर मोस्ट शेल में होना लाजमी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आयंस का टॉपिक। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंस। तो एटम्स और आयंस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर ये हमारे पास एक पीस ऑफ एलिमेंट हो तो इसमें एटम्स जो है वो शो किए गए हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट में वो क्या है, एटम्स हैं। अगर हम आयंस की बात करें तो ये किसी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो यहाँ पे अगर क्रिस्टलेटस का आपको जो है वो स्ट्रक्चर शो किया गया है जिसमें आयंस जो है वो एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो है वो किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। नेचर में ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं एटम्स। अब एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये जो है वो केमिकल रिएक्शन में भी पार्ट ले सकते हैं। तो कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं एटम्स। तो अगर तो उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तब वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। जैसे कि अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, ग्रुप 18 जो पीरियोडिक टेबल में है, और अगर जो है वो उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। आयंस की बात करें तो आयंस जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा वो अपोजिटली चार्ज आयंस जो है उनके साथ सराउंडेड होते हैं, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें। ठीक है, फिर अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो जो एटम्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इनमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए एटम एज अ होल न्यूट्रल स्पीशी है। लेकिन जब हम आयंस की बात करते हैं तो आयंस में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नज़र आते हैं या उनके ऊपर चार्जेस नज़र आते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूलर आयंस को देखते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस एंड गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो पहले हमने एटम्स की बात की है, जब एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करते हैं तो वो आयंस बनाते हैं। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज़ करता है तो उस टाइम पे मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और इसकी फर्दर आगे यही 2 टाइप्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस क्या हैं और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस क्या हैं। ठीक है,
तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस ऐसे मॉलिक्यूलर आयंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस इस तरह के मॉलिक्यूलर आयंस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो हमें शो होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है कि रेडिकल्स की तरह से ही हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज़ करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हमें शो होंगे। अगर हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर की बात करें तो ये नेचर में हमें ज़्यादा अबंडेंटली या ज़्यादा अमाउंट में नज़र आते हैं, मोर अबंडेंट इन नेचर। ठीक है, तो नेचर में ये हमें ज़्यादा नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। अब इनकी फॉर्मेशन क्या है कि जब भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोलाइड करते हैं या बम्बार्ड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, बम्बार्डेड विद मॉलिक्यूल, तो उस टाइम पे आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है और उसके नतीजे में क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। ठीक है, तो हमें नेचर में जैसे पहले भी बात की है कि हमें पॉजिटिव जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इसकी जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, CH4 पॉजिटिव हो गया, हीलियम पॉजिटिव, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूलर आयंस की, और जो कि फॉर्म होती हैं आयनाइजेशन की वजह से, जहाँ पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हमें मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस को देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो मॉलिक्यूल होगा, जिसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो ये गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब उसके बाद देखते हैं इनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर आयंस में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायंस और एनायंस नज़र आते हैं। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो वाटर को देख लेते हैं कि जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो केमिकली कंबाइन किए तो इन एटम्स ने मिलकर क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल वाटर बना दिया। ठीक है, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर आयंस की तो ये आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से बनते हैं, जिसमें जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलाइड करते हैं या बम्बार्ड करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उस टाइम पे आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है जब मॉलिक्यूलर आयंस सिंथेसाइज होते हैं। स्टेबिलिटी देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, इसलिए वो स्टेबल यूनिट्स हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं जो कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट अब रेडिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो रेडिकल्स क्या होते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोस्टली पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं तो उनको हम बोलते हैं ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स में अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो उन स्पीशीज़ को हम रेडिकल्स का नाम देते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक डॉट के ज़रिए से इन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्लोरीन के ऊपर अगर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं CH3, और इस तरह से हम जो है वो इनको एक डॉट के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरह से किसी भी स्पीशी में हमें नज़र आते हैं, या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से मौजूद होते हैं, इनकी फॉर्मेशन देखते हैं कि इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, होमो मीन्स सेम एंड क्लीवेज मीन्स ब्रेक डाउन।
तो जब बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन करता है दो एटम्स के दरमियान में और वो इक्वली ब्रेक डाउन करता है, तो उस टाइम पे जो क्लीवेज होता है उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की एक एग्जांपल लें, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी जब ये बॉन्ड इक्वली ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन विल गेन इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल गेन इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम इस डॉट के ज़रिए से शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इक्वली जब बॉन्ड ब्रेक डाउन करता है तो उस टाइम पे जो क्लीवेज होता है इसको हम होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। और हमें स्पीशीज़ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं, तो ऐसे स्पीशीज़ जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों उसको हम रेडिकल्स कहते हैं। अब ये स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं और स्टेबिलिटी गेन करना किसी भी एटम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है इन्होंने। तो इस वजह से ये स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये फ़ौरन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगी ताकि ये फ़ौरन से स्टेबल हो जाएं। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक हम देखते हैं कि रेडिकल्स और आयंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आयंस और रेडिकल्स में देखते हैं क्या डिफरेंस है। एटम्स दैट बियर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो आयंस को हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिनमें कैटायंस में पॉजिटिव और एनायंस में नेगेटिव चार्ज हैं। जब हम रेडिकल्स की बात करते हैं तो इनमें अनपेयर्ड या ऑड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जिस्टेंस देखें तो ये मोस्टली सोल्यूशन या क्रिस्टलेटस फॉर्म में होता है। जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि 3D स्ट्रक्चर्स जो हैं वो होते हैं क्रिस्टलेटस में, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो एक दूसरे को सराउंड करते हैं। और अगर हम रेडिकल्स की बात करें तो ये मोस्टली सोल्यूशन में या एयर में भी रेडिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम क्लोरीन रेडिकल्स की बात करें तो ये एयर में मौजूद होते हैं जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन की बात करते हैं कि लाइट की प्रेजेंस से आयंस जो हैं इनकी फॉर्मेशन जो है वो अफेक्टेड नहीं होती। लेकिन जब हम रेडिकल्स की बात करते हैं तो दे आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो होमोलिटिक क्लीवेज के लिए लाइट या हीट एनर्जी का होना लाजमी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने केमिकल स्पीशीज़ को डिस्कस किया, जिसमें हमने आयंस, रेडिकल्स, मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं इन तमाम स्पीशीज़ को डिटेल में देखा।